रुखे निगार से है सोज़े जावेदानी शमा, हुई है आतिश गुल आब जिंदगानी शमा। ये दीवाने गालिब की गज़ल नंबर 75 है। इसके अंदर मिर्ज़ा गालिब साहब ने एक शमा या कैंडल की इमेजरी को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में यूज़ किया है। तो आइए इस गज़ल को पहले पूरा पढ़ते हैं, फिर इसके एक एक शेर को समझने की थोड़ी कोशिश करेंगे। तो कहते हैं, रुखे निगार से है सोज़े जावेदानी शमा, हुई है आतिश गुल आब जिंदगानी शमा। ज़बान अहले ज़बां में है मर्ग खामोशी, ज़बान अहले ज़बां में है मर्ग खामोशी, ये बात बज़्म में रोशन हुई ज़बानी शमा। करे है सिर्फ बा ईमाए शोला किस्सा तमाम, करे है सिर्फ बा ईमाए शोला किस्सा तमाम, बतर्ज अहले फ़ना है फसाना ख़वानी शमा। गम उसको हसरत परवाना का है ऐ शोले, गम उसको हसरत परवाना का है ऐ शोले, तेरे लरज़ने से ज़ाहिर है नातवानी शमा। तेरे ख़याल से रूह एहतजाज़ करती है, तेरे ख़याल से रूह एहतजाज़ करती है, बजलवा रेज़ी बाद व परफ़िशानी शमा। नशाते दाग गमे इश्क की बहार न पूछ, नशाते दाग गमे इश्क की बहार न पूछ, शगुफ्तगी है शहीद गुले खिजानी शमा। जले है देख कर बालिए यार पर मुझको, जले है देख के बालिए यार पर मुझको, न क्यों हो दिल पर मेरे दाग बदगुमानी शमा। तो ये तो थी पूरी गज़ल। पहला शेर देखते हैं। रुखे निगार से है सोज़े जावेदानी शमा, हुई है आतिश गुल आब जिंदगानी शमा। इसके अंदर दो तीन मेटाफर्स बड़े खूबसूरती से इस्तेमाल किए गए हैं, और वो ये हैं कि एक जलती हुई कैंडल जो है वो ज़िंदा है, या वो ज़िंदा शमा है, और एक बुझी हुई शमा एक्सटिंग्विश्ड कैंडल जिसको शमाए कुश्ता भी कहा जाता है, इट्स ए डेड कैंडल। या इस बात को ध्यान में रखें। दूसरा ये कि हमने दूसरे शेरों में देखा है कि गालिब साहब ये कहते हैं कि जो महबूब है उसका चेहरा इतना खूबसूरत है, उसके अंदर इतनी चमक है, इतनी गर्मी है कि वो इस पूरी कायनात को गर्मी जो है वो देती है। या इस केस के अंदर भी जो महबूब का खूबसूरत चेहरा है, उसकी चमक, उसकी गर्मी ही शमा को जला रही है। या तो ओवरऑल ये शेर जो है ये महबूब के खूबसूरत चेहरे की तारीफ में लिखा गया है। रुखे निगार का मतलब है फेस ऑफ द ब्यूटीफुल वन, इसके अंदर महबूब का खूबसूरत चेहरा। सोज का मतलब होता है हीट और बर्निंग। जावेदानी जिसको अंग्रेज़ी में इटर्नल कहा जाता है, जो सदा रहे। या तो कहते हैं रुखे निगार से है सोज जावेदानी ये शमा। या इट्स फ्रॉम द फेस ऑफ द ब्यूटीफुल बिलवेड इज़ द इटर्नल बर्निंग ऑफ द कैंडल। जैसे मैंने कहा कि वो जो जलती हुई कैंडल है वो ज़िंदा कैंडल है, तो इस कैंडल को, इस शमा को जला के ज़िंदगी देने वाली शय जो है, चीज़ जो है वो क्या है? रुखे निगार, महबूब का खूबसूरत चमकता हुआ चेहरा है जिसने शमा को जलाया है और उसको हमेशा के लिए ज़िंदगानी दे दी है। दूसरी लाइन में इसी चीज़ को एक अलग अंदाज में पेश किया गया। कहते हैं, हुई है आतिश गुल आब जिंदगानी है शमा। आतिश गुल का लिटरल मीनिंग है फ्लेम ऑफ द रोज़, और महबूब के खूबसूरत चेहरे की गर्मी को डिस्क्राइब करने का ये एक और अंदाज़ है। आब ज़िंदगानी ये शमा का मतलब है लाइफ ऑफ वाटर फॉर द कैंडल। या आब का मतलब होता है पानी। तो जो आतिश गुल है वो आब ज़िंदगानी है शमा बन गई है। तो ओवरऑल जैसा मैंने कहा, इट्स ए प्रेज फॉर द फायर ऑफ द ब्यूटीफुल फेस ऑफ द बिलवेड। तो वही खूबसूरत महबूब के चेहरे के अंदर इतनी चमक, इतनी गर्मी है कि उसने शमा को जला दिया है, उसको ज़िंदा कर दिया है। और आतिश गुल जो है वो आब ज़िंदगानी है शमा बन गया है। आब हयात भी जिसको कहा जाता है, इट्स बिकम द वाटर ऑफ लाइफ फॉर द कैंडल। इसका एक एस्पेक्ट ये भी हो सकता है कि शमा जो है वो महबूब के खूबसूरत चमकते हुए चेहरे से जेलस हो गई हो और वो जेलसी में जल रही हो, ये भी इसका एस्पेक्ट हो सकता है। बट स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग इसका ये है कि द ब्यूटीफुल रेडियंट फेस ऑफ द बिलवेड इज़ लाइटिंग अप द कैंडल, उसके अंदर इतनी गर्मी है। अगला शेर देखें। अब गालिब साहब की दुनिया के अंदर जो शमा जो है वो ज़बान भी रखती है, राइट, इट हैज़ ए टंग। तो जो शमा के ऊपर जो फ्लेम जल रही होती है, जो शोला जल रहा होता है, उसको शमा की ज़ुबान यहाँ पे कहा गया है। और शमा एक कहानी भी डिस्क्राइब कर सकती है, किसी स्टेट को भी डिस्क्राइब कर सकती है।
तो कहते हैं ज़बान अहले ज़बां में है मर्ग खामोशी, ज़बान अहले ज़बां में है मर्ग खामोशी, ये बात बज़्म में रोशन हुई, ज़बानी है शमा। या तो शमा अपनी ज़ुबान से किसी चीज़ को ज़ाहिर कर रही है इस बज़्म में, इस महफ़िल में। या वो क्या है? वो कहते हैं ज़बान अहले ज़बां में है मर्ग खामोशी। अहले ज़बान वो लोग हैं, लिटरली पीपल विद द टंग और पीपल विद द लैंग्वेज। या तो जो शायर लोग हैं या और लिटरेरी टाइप के लोग हैं जो एक ओपिनियन रखते हैं, राइट, जिनके लिए अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना, अपनी बात कहना, अपनी शायरी सुनाना जो है ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है उन लोगों के लिए। और अगर उनकी ज़बान को खामोश कर दिया जाए तो वो उनके लिए मौत के बराबर है। या ज़बान अहले ज़बां में है मर्ग खामोशी। या मर्ग मीन्स डेथ, खामोशी मीन्स साइलेंस, राइट। फॉर दीज पीपल साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू डेथ। और ये बात इस बज़्म में, इस गैदरिंग में ज़ाहिर कैसे हुई? बाज़बानी है शमा। या तो जैसा मैंने कहा, द फ्लेम ऑफ द कैंडल इज़ द टंग। या तो जब उस कैंडल, व्हेन द कैंडल इज़ एक्सटिंग्विश्ड, इट्स टंग फॉल्स साइलेंट। या वो जो शमा जो है उसका शोला ख़त्म हो जाता है, उसकी ज़बान खामोश हो जाती है, राइट। एंड विच इंडिकेट्स द कैंडल इज़ डेड। जैसा हमने पिछले शेर में कहा, एक्सटिंग्विश्ड कैंडल इज़ डेड, बर्निंग कैंडल इज़ अलाइव। या सो कैंडल ख़त्म हो गई, मर गई, उसकी ज़बान भी ख़त्म हो गई, उसका शोला भी ख़त्म हो गया। उसी तरह से ये अहले ज़बान जो लोग हैं, उनकी अगर ज़बान खामोश कर दी जाए तो वो उनके लिए मरने के बराबर है। उनको अपनी बात कहना जो है वो लाजमी है ज़िंदा रहने के लिए। तो कहते हैं कि ज़बान अहले ज़बां में है मर्ग खामोशी, ये बात बज़्म में रोशन हुई, ज़बानी शमा। देखें, रोशन हुई है, इस बज़्म में ये बात रोशन हुई। देखिए कितना खूबसूरती से रोशनी कौन ला रहा है? शमा लाती है, राइट। और उसकी ज़ुबान से ही ये बात जो है इस महफ़िल में रोशन हुई है। जब शमा की ज़बान खामोश कर दी गई, शमा मर जाएगी। जब अहले ज़बां की ज़बान खामोश कर दी जाएगी तो वो भी मर जाएंगे। करे है सिर्फ बा ईमाए शोला किस्सा तमाम, करे है सिर्फ बा ईमाए शोला किस्सा तमाम, बतर्ज अहले फ़ना है फसाना खवाने शमा। छोटे से शेर के अंदर बहुत सारी बातें मिर्ज़ा गालिब साहब कह गए हैं। किसी चीज़ का किस्सा तमाम होना मतलब उसका, उसकी किस्सा, स्टोरी को कहते हैं, दास्तान को कहते हैं। किसी चीज़ का किस्सा तमाम होना मतलब वो चीज़ ख़त्म हो गई, या वो कोई शख्स मर गया, उसका किस्सा तमाम हो गया। और लिटरली उसका मतलब ये भी हो सकता है कि उसकी स्टोरी जो है वो ख़त्म हो गई। तो बा ईमाए शोला, शोला तो फ्लेम, कैंडल का जो फ्लेम जल रहा होता है। ईमा का मतलब है सम सॉर्ट ऑफ हिंट, सजेशन, इशारा करना। या तो कहते हैं कि शमा जो है उसका किस्सा तमाम होता है विद द सजेशन ऑफ द फ्लेम, राइट। तो वो फ्लेम जल जल के शमा उसको फॉलो करती जाती है। कैंडल फॉलोज द सजेशंस और द पैथ्स और द हिंट्स ऑफ द फ्लेम, और वो आस्ता आस्ता ख़त्म हो जाती है। इस स्टेट को उन्होंने शमा का किस्सा तमाम होने के फॉर्म में डिस्क्राइब किया है। और कहते हैं कि ये जो फसाना खवानी है शमा, द स्टोरी टेलिंग ऑफ द शमा जो है, ऑफ द कैंडल, इज़ लाइक अहले फ़ना। अहले फ़ना वो मिस्टिकल, वो सूफ़ी संत लोग जो हैं, जो कि फ़ना के बाद की तरफ जाते हैं। फ़ना मीन्स, हमने दूसरे शेरों में देखा है, द स्टेट ऑफ ऑब्लिवियंस, द स्टेट ऑफ योर ओन डिस्ट्रक्शन, द डिस्ट्रक्शन ऑफ योर ईगो। तो सूफ़ी लोग जो हैं वो फ़ना की स्टेट में जाना चाहते हैं, राइट। तो इस केस में उन्होंने कहा है कि जो शमा की जो किस्सा खवानी है, शमा की जो स्टोरी टेलिंग है, वो बतर्ज अहले फ़ना है। इट्स इन द स्टाइल ऑफ द पीपल ऑफ द ओब्लिवियन। या जैसे अहले फ़ना को जब मिस्टिसिज्म की चिंगारी या शोला जब लग जाता है तो आस्ता आस्ता वो ख़त्म हो जाते हैं, वो फ़ना हो जाते हैं। उसी तरह से जो शमा का जो शोला है, शमा, उस शोला जो है वो आस्ता आस्ता शमा को ख़त्म कर देता है, साथ साथ में खुद भी ख़त्म हो जाता है, और वो फ़ना की स्टेट में चला जाता है। या तो so basically the candle completes the whole story through the gesture of the flame in this share. And when the flame is lit, the candle becomes obliterated from head to feet. And this is the same way as Sufis, or the people of the oblivion, Ahle Fana jo hai, when they are set alight by the flame of mysticism, they also slowly burn out or become obliterated. तो ये इमेजरी इन्होंने यहाँ पे यूज़ की है
कि शमा की स्टेट को, शमा का जल के फ़ना हो जाना, उन्होंने अहले फ़ना की स्टेट से कंपेयर किया है। करे है सिर्फ बा ईमाए शोला किस्सा तमाम, बतर्ज अहले फ़ना है फसाना ख़वानी शमा है। तो आप अहले फ़ना की स्टेट को शमा से कंपेयर कर लें, या शमा के एक्सटिंग्विश होने का जो किस्सा है उसको अहले फ़ना से कंपेयर कर लें. It can go both ways, but I think you get the point. So I think it's a beautiful imagery and a very mystical शेर. अच्छा, तो ये अगला शेर, इट्स ए वेरी एक्सेप्शनल शेर. कहते हैं गम उसको हसरत परवाना का है ए शोले. या तो शोला जो फ्लेम है कैंडल का, उससे बात की जा रही है. इट्स बीइंग एड्रेस्ड हियर. तो कहते हैं कि गम उसको हसरत परवाना. परवाना इस केस में जो मॉथ या जो इंसेक्ट होता है, ये शमा और परवाने की इमेजरी अक्सर शायरी में यूज़ की जाती है. ऐसा कहा जाता है जो परवाना है, जो मॉथ है, इट्स इन लव विद द शमा. उसको शमा से इश्क होता है और वो शमा के अंदर ही गिर के मर जाता है. इट obliterates itself in its beloved. या तो इश्क में वो पागल इतना हो जाता है कि वो अपने आप को ख़त्म कर लेता है, उसके अंदर अपने आप को जला लेता है. राइट. तो कहते हैं, और जनरली शेर व शायरी की दुनिया में आपने देखा होगा कि जो महबूब होते हैं, इस केस में शमा महबूब है और परवाना आशिक है. जो महबूब हैं वो आशिकों की हसरत, आशिकों के गम की परवाह नहीं करते. राइट. महबूबों के जो दिल होते हैं वो पत्थर के बने होते हैं. इस केस के अंदर शायद ऐसा नहीं है. दैट्स व्हाट दिस मेक्स दिस शेयर एक्सेप्शनल. तो कहते हैं जो शमा जो है उसको हसरत परवाना का गम है. वो परवाने की स्टेट, उसकी हसरत, उसकी लॉन्गिंग कि वो अपने आप को ख़त्म करने पे उतारू है, इस स्टेट को देके शमा को गम है. या और शोले को कह रहे हैं कि तेरे लरजने से जाहिर है नातवानी है शमा. नातवानी मीन्स वीकनेस. जब कोई इंसान बहुत वीक हो जाए तो उसका शरीर जो है वो कांपने लगता है, वो खड़ा नहीं हो सकता. राइट. इस केस में वो कह रहे हैं कि जो शोला है उसके लरजने से शमा की नातवानी, शमा की वीकनेस जो है वो जाहिर हो रही है. शमा वीक कैसे हो गई है, कमज़ोर कैसे पड़ गई है, इमोशनली कमज़ोर, फिजिकली कमज़ोर कैसे पड़ गई है, परवाने की हसरत को देख के, परवाने की स्टेट को देख के. या तो फाइनली एक ऐसा शेर आ गया जहाँ पे आशिक की स्टेट को देख के जो है महबूब जो है उसका दिल पिघल गया है. तो शायद सारे महबूब जो हैं उनके दिल पत्थरों के नहीं बने होते हैं, कुछ के मोम से भी बने होते हैं. कैंडल जो है वो वैक्स या मोम से बनी होती है. राइट. सो दैट्स अनदर एस्पेक्ट ऑफ दिस इमेजरी. तो इस केस के अंदर जो शमा जो है उसका दिल पिघल गया है, उसके अंदर नातवानी आ गई है. राइट. और वो लरज रही है, उसका शोला लरज रहा है. गम उसको हसरत परवाना का है शोले, तेरे लरजने से जाहिर है नातवानी शमा. और उस शोले के लरजने से ये बात जाहिर हो रही है कि जो बिलवेड है, जो महबूब है, जो शमा जो है वो कमज़ोर पड़ गई अपने आशिक के हाल को देख के. तो बड़ी खूबसूरत इमेजरी यहाँ पे पेश की गई है. अगला शेर देखें. ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन काफ़ी खूबसूरत इसके अंदर भी इमेजरी है. कहते हैं तेरे ख़याल से रूह एहतजाज करती है, तेरे ख़याल से रूह एहतजाज करती है, बजलवा रेज़िए बादो ब परफिशानी शमा. तो ये सेकंड लाइन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. तो पहली लाइन में वो कह रहे हैं कि महबूब के ख़याल से जो आशिक है उसकी रूह एहतजाज कर रही है. एहतजाज करने का यहाँ मतलब है खुशी से झूम उठना. या उसको आप ट्रेम्बल करने से, उसको आप एजिटेटेड होने से कंपेयर कर सकते हैं. जैसे हवा में कोई पेड़ जो है वो हिल रहा हो. राइट. उस स्टेट को एहतजाज करना कह सकते हैं. बट इस केस में आप एक खुशी की स्टेट, खुशी से झूमने की स्टेट इमेजिन करें. महबूब का ख्याल आशिक को आया है और उसकी रूह जो है, उसकी जो स्पिरिट जो है, उसकी जो सोल जो है वो खुशी से झूम उठी है. इस स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने जो इमेजरी यूज़ की है वो क्या है, बजलवा रेजी ये बादा. राइट. जलवा रेजी करना मतलब जलवा बिखेरते हुए जाना, और परफिशानी करना मतलब अपने पर होते हैं, पंख जो विंग्स होते हैं किसी बर्ड के, उनको फड़फड़ाना. तो अगर हवा चले तो जो कैंडल है उसका जो फ्लेम है वो क्विवर करने लगती है, फड़फड़ाने लगती है. राइट. उस कैंडल को गालिब साहब ने पर्सोनीफाई करके पर दे दिए हैं. पर कौन से हैं? जो शोला है. या तो कहते हैं बहुत खूबसूरत हवा चल रही है, उस खूबसूरत हवा में जो शमा जो है वो अपने पर फड़फड़ा रही है. इसी तरह से जब किसी आशिक को महबूब का ख्याल आ जाता है तो उसकी रूह जो है वो एहतजाज करने लगती है.
I think it's the second line is pure imagery. You know, beautiful breeze is blowing and the candle is trembling. Yeah, and that beautiful breeze is scattering its glory everywhere it goes. Similarly, महबूब का ख्याल जो है वो आशिक के जब दिमाग में आता है तो वो खुशी से झूम उठता है। तेरे ख्याल से रूह एहतजाज करती है, बजलवा रेजी ये बादो बर बजलवा रेजी ये बादो बब पर फिशानी है शमा। Yeah, so it's like, you know, um, the thought of the beloved makes the lover's spirit quiver with joy, just like the glory scattering of the breeze and the fluttering of the wings of the candle in that breeze. अच्छा, अगला शेर देखें। इसके अंदर भी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड इमेजरी है, पर हम समझने की कोशिश करें। कहते हैं नशात दाग गमे इश्क की बहार न पूछ। ये पहली लाइन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है और बड़ी खूबसूरत भी। नशात दाग गमे इश्क की बहार न पूछ, शगुफ्तगी है शहीद गुले खिजानी है शमा। तो नशात दाग गमे इश्क का मतलब है जॉय ऑफ द वूंड्स ऑफ द सॉरो ऑफ लव। जैसा हमने दूसरे शेरों में देखा है, आशिक लोग जो हैं अपने दिल पे ज़ख्म खाते हैं इश्क की राह में, इश्क के गम में, लेकिन वो उन ज़ख्मों को बहुत खूबसूरत मानते हैं। दे चेरिश दोज वूंड्स, राइट। वो तो उन ज़ख्मों का आना बहार आने के बराबर है, राइट। तो कह रहे हैं नशात दाग गमे इश्क की बहार ना पूछ, कि ये जो गमे इश्क के जो ज़ख्म हैं इनकी बहार, इनकी खूबसूरत जो है मत पूछ, राइट। दे आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल इन अदर वर्ड्स, राइट। और शगुफ्तगी का मतलब होता है द स्टेट ऑफ ब्लूमिंग, यू नो, गुल खिले हों चारों तरफ, उस स्टेट को, फूलों के खिलने के स्टेट को आप शगुफ्तगी कह सकते हैं। और शहीद इज़ ए मार्टर। इसके अंदर शाहिद भी हो सकता है। शाहिद इज़ ए विटनेस और शहीद इज़ ए मार्टर। तो हम शहीद की सेंस में इसको लेते हैं। गुल जो है फूल को कहते हैं, गुलाब को कहते हैं, जो एक ना स्नफर होता है, लाइक इट्स लाइक ए लिटिल मेटालिक कैप, जो कैंडल के ऊपर आप रख दें तो कैंडल का फ्लेम जो है वो बुझ जाता है। तो कैंडल को बुझाने के लिए वो जो एक छोटी सी कैप यूज़ की जाती है उसको भी गुल कहते हैं। या तो देखें, बड़ी इवॉल्व और कॉम्प्लिकेटेड इमेजरी है यहाँ पे। तो वो कहने की कोशिश ये कर रहे हैं कि जो आशिक के दिल पे जो गमे इश्क के ज़ख्म लगे हैं वो बहुत ही खूबसूरत हैं, लेकिन वो आस्ता आस्ता आशिक को डिस्ट्रॉय भी कर देंगे, राइट। तो आशिक की जो शमा है वो बुझ जाएगी। या जिस तरह से वो जो गुल है, वो जो स्नफ़र जो है, उसको यूज़ करके कैंडल जो है उसको बुझा दिया जाता है, राइट। उसी तरह जो ज़ख्म जो हैं वो आस्ता आस्ता आशिक को ख़त्म करते हैं, राइट। लेकिन वो इतने खूबसूरत हैं, राइट। और इस दुनिया में किसी चमन में बहार आई हो और वो जब बहार ख़त्म हो जाए, जब गुल जो है वो ख़त्म हो जाए, तो उस स्टेट को खिज़ां कहा जाता है। खिज़ां इज़ द वेदर ऑफ ऑटम, फॉल भी आप कह सकते हैं, जब पत्ते झड़ जाते हैं, बहार ख़त्म हो जाती है, राइट। तो लेकिन ये एक ऐसी खिज़ां है जिसके ऊपर शगुफ्तगी भी फ़िदा है, राइट। सो शगुफ्तगी जो है वो हज़ार ज़िंदगियाँ कुर्बान कर रही है इस खिज़ां पे। या तो ओवरऑल जैसे मैंने कहा थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड इमेजरी है, बट बात जो यहाँ पे कही जा रही है वो ये है कि आशिक जो हैं वो अपने जो गमे इश्क में जो ज़ख्म उनके दिलों पे लगते हैं उनको चेरिश करते हैं, उनको बहार से कंपेयर करते हैं, उसी के लिए वो जीते हैं, राइट। और इवन दो दिस स्प्रिंग इज़ गना एंड अप इन ऑटम एंड डिस्ट्रॉय द लवर, बट देयर द स्प्रिंग इज़ सो ब्यूटीफुल, द वूंड्स आर सो ब्यूटीफुल, कि शगुफ्तगी जो है वो हज़ार ज़िंदगियाँ इसके ऊपर कुर्बान करती है। तो बाकी इसके बारे में आपको थोड़ा खुद सोचना पड़ेगा। ये बात ध्यान में रखें कि जो गुल इसके अंदर कहा गया है, इट्स ऑल्सो ए रोज़, राइट। सो व्हेन द रोज़, अराइवल ऑफ द रोज़ ऑल्सो मीन्स कि अब इसके बाद खिज़ां आने वाली है, राइट। और जो रोज़ को अगर आप उस कैंडल स्नफ़र की सेंस में इस्तेमाल करें तो वो कैंडल को बुझा देता है, लेकिन आशिक का बुझना, कैंडल का बुझना, दोनों सच्चाइयाँ हैं। लेकिन शगुफ्तगी जो है वो आशिक के बुझने पे, आशिक के ज़ख्मों की बहार के ऊपर अपनी ज़िंदगी कुर्बान करने को तैयार है। इफ़ेक्टिवली वो ज़ख्म जो है वो बहुत ही खूबसूरत है। नशाते दाग गमे इश्क की बहार ना पूछ, शगुफ्तगी है शहीद गुले खिजानी है शमा। आई होप इट मेड सेंस। और ये आखिरी शेर देखें कि जले है देख के बालिए यार पर मुझको, जले है देख के बालिए यार पर मुझको,
न क्यों हो दिल पे मेरे दाग बदगुमानी है क्षमा। या दाग बदगुमानी है क्षमा का मतलब है, बदगुमानी होता है सस्पिशन। या तो दाग बदगुमानी है क्षमा इज़ लाइक ए स्कार और ए वूंड ऑफ द सस्पिशन ऑफ द कैंडल। या और बाली जो होता है वो पिलो को कहा जाता है, जो तकिया होता है। तो गालिब साहब जो हैं, गालिब साहब की दुनिया में जो फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो महबूब के पास फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स रखे जाते हैं, राइट, वो भी महबूब से इश्क करने लगते हैं। या और ना तो जो ह्यूमन ज़िंदा आशिक होते हैं उनको मंजूर होता है कि कोई और आशिक या कोई चीज़ महबूब के पास आए, और उन फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स को भी ये चीज़ मंजूर नहीं होती, वो भी जेलसी करते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट्स के साथ या दूसरे आशिकों के साथ। वही चीज़ यहाँ पे हो रही है, राइट। द होल वर्ल्ड इज़ इन लव विद द ब्यूटीफुल बिलवड, राइट। ना सिर्फ जो इंसान हैं उनको इश्क हो गया है इस खूबसूरत महबूब से, हर एक फिज़िकल ऑब्जेक्ट को, पूरी कायनात को महबूब से इश्क हो गया है। तो महबूब के तकिए के पास गालिब साहब बैठे हुए हैं, ठीक है, और वहाँ पे एक शमा भी है। तो कहते हैं जले है देख के बाली यार पर मुझको। तो वो शमा जो है वो गालिब साहब से जल रही है। द कैंडल इज़ जेलस ऑफ मिर्ज़ा गालिब। शमा को ये बात मंजूर नहीं कि उस खूबसूरत महबूब के पास उसके अलावा कोई और आके बैठे, और गालिब साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, राइट। So Mirza Ghalib and the candle are both jealous of each other, right? Because of the other objects or persons' proximity to the beloved. Yeah. और इस वजह से वो कह रहे हैं कि the candle is jealous and और कहते हैं कि इस वजह से गालिब साहब कह रहे हैं कि मेरे क्यों ना हो दिल पर मेरे दाग है बदगुमानी है क्षमा, राइट, कि मेरे दिल के अंदर बदगुमानी है, सस्पिशन के दाग जो हैं वो क्यों ना आए, राइट। तो ये आप कैंडल के एस्पेक्ट में भी इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, गालिब साहब के एस्पेक्ट में भी इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। किसके दिल पे दाग बदगुमानी शमा है? मोस्ट लाइकली मिर्ज़ा गालिब के दिल के ऊपर है, राइट। तो मिर्ज़ा गालिब साहब जो हैं वो शमा से बदगुमान है, शमा जो है मिर्ज़ा गालिब से बदगुमान है। क्यों? क्योंकि दोनों ही नहीं चाहते कि उनके अलावा कोई इस खूबसूरत महबूब के पास आके बैठे, राइट। सो द शमा, द कैंडल इज़ जेलस ऑफ मिर्ज़ा गालिब इज़ जेलस ऑफ the candle, and he has become extremely suspicious of the candle, and he has described that state as daag bad gumani shama, the scar or the wound of the suspicion of the candle. Yeah. तो मिर्ज़ा गालिब साहब जो हैं वो इफ़ेक्टिवली कैंडल से जल रहे हैं। उनको ये बात मंजूर नहीं कि ये शमा उनके महबूब के पास रखी जाए। या क्योंकि उनको पता है कि पूरी दुनिया ही महबूब से प्यार करती है, शमा भी महबूब की आशिक है। जले है देख के बाली यार पर मुझको, न क्यों हो दिल पर मेरे दाग बदगुमानी है क्षमा, राइट। दिस कैंडल इज बर्निंग। ये एक और एस्पेक्ट देखें कि कैंडल तो जलती ही है, राइट। इन दिस केस द बर्निंग इज ऑफ नॉट ओनली द फिजिकल बर्निंग ऑफ द कैंडल बट ऑल्सो बर्निंग अप इन jealousy, right? So the candle has seen Mirza Ghalib by the beloved's pillow and it's burning up in jealousy. And then Ghalib Saab is asking this rhetorical question, then why would my heart not have this wound of suspicion for the candle, right? Because the candle is also a lover of the beautiful beloved. तो ये तो थी पूरी गज़ल। आई होप इट मेड सेंस। थैंक यू।